मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और हफ्ते का पहला रोज़ आम खबरों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत को एक और महाज पर अदालती पसपाई का सामना। जस्टिस काजी फाइज ईसा को बड़ा रिलीफ, जायदादों की छानबीन करने वाली FBI की कार्रवाई कलअदम करार। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतालिक फैसले के हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे सियासी ताकत का मुजाहिरा काम दिखा गया। FIA में फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले जहांगीर तरीन से इमरान खान भी रुजू करने पर मजबूर। तरीन ग्रुप कल वजीर आजम से मिलेगा। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी का नाम लिए बगैर तरीन पर वार, इधर या उधर की लकीर खींचने का कह दिया। 4 MNAs MPAs के बिगड़ने पर कारकुनों को परेशान न होने की तलकीन। अगर इमरान खान को कोई खतरा नहीं तो क्या चीज उन्हें तरीन से मिलने पर मजबूर कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का दौरा मुल्तान, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। तरक्याती पैकेज का ऐलान, बुजदार की तारीफें, जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली से भी मुलाकातें। क्या जनूबी पंजाब को हाथ से जाता देखकर इमरान खान मुतहर्रिक होने पर मजबूर हुए? क्या उस्मान बुज़दार ने हकीकत में शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया है? कारकर्दगी की अगर बात करें और इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आमिर मतीन साहब से, जो एक अहम फैसला और अहम रिलीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिला है और वफाकी हुकूमत को एक अदालती जिसे कहते हैं पसपाई का सामना करना पड़ा है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये सिर्फ ख़ास वाक़या नहीं है, ये तारीख़ी फ़ैसला है और जिसके कि आइंदा आने वाले दिनों की सियासत और इस मुल्क पे और माशरे पे बहुत ज़्यादा असर आता है। हम बड़ा जनरली केयरफुल होते हैं जुडिशरी के मामलात के ऊपर देखने में, मगर अब क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है तो इसलिए खुल के बात हो सकती है कि ये जो आज का फ़ैसला है इसको ज़रा दोबारा गौर से पढ़ लें कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये उसकी अक्कासी कर रहा है। हो ये रहा है कि इस मुल्क में अब इतनी की धड़ेबाजी हो गई है कि एक किस्म का ट्राइबलिज्म आ गया है। ये टोटली आप इधर हैं या इधर हैं, पोलराइजेशन हो गई हुई है और किसी किस्म का उसके अंदर जो अवाम के मफादात या अवाम के जो मसाइल हैं वो नीचे रह गए हैं। धड़ेबंदी इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है। पहले तो इस हद तक हो रही थी कि चले जी पार्लियामेंट में हो रही है, पहले सतून के अंदर चले जाएं कि जी वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर एक्स कह रहे हैं स्पीकर को मैं तुम्हें जूती मार दूंगा और सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई चल रही है। वो जैसे अंग्रेज़ी में कहता है ना कि मुतफ़िक़ा जो होते हैं बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स, कि मुल्की मसाइल के ऊपर पार्टियाँ जुड़ती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कह रहे हैं नहीं, फ्रांस के मसले पर अगर हमारा ये भी इशू था तो इनको कराना है। पार्लियामेंट में भी ये चल रहा है, मुनक़िस्म पार्लियामेंट। उसके बाद अब दूसरे सतून पर आ जाए एग्जैक्टिव, ब्यूरोक्रेसी की आपस में लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ चल रही हैं। वो कह रहे हैं इनको ग्रुप को निकाल देंगे, वो निकालें, वहाँ भी मुनक़िस्म। अब मीडिया चौथा पे आ जाएं, वो हमारे यहाँ भी उतनी पोलराइजेशन हो गई है कि लेफ्ट राइट इस धड़े के इस धड़े के हैं। तो हमारे ऐसे कोई कोशिश करते हैं कि धड़े से बाहर भी बात कर ली जाए, इनकी भी खराबी कर लें, इनकी भी नुक्स निकाल लें, इनके भी निकाल लें। वो बड़े कम रह गए हैं और गुंजाइश नहीं रह गई हुई है। मजबूर करते हैं लोग कि इधर जाओ या उधर जाओ, तो ये है किधर हो, ये हमारे से पूछा जाता है। पर सबसे जो नुकसानदेह जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होता, किसी महज़ब माशरे में नहीं होता कि आपकी अदलिया जब मुनक़िस्म हो जाए, मुनक़िस्म ना हो जाए, बाकायदा सियासी हो जाए। इसके अंदर जो हुआ है ये वाक़ई, ये जो मुकदमा चला है, ये इसके अंदर एक बिल्कुल सियासी थिएटर लगा है और फिल्मी थिएटर मैं तो कहूँगा। मुझे काश साहब को मौका मिला है ज़िंदगी में, दो इससे बड़े ऐसे थिएटर मैंने नहीं देखा पहले कि हुआ हो। और ये बदल दे के तो डरते डरते हम कह रहे हैं, मगर हुआ है तो उसकी अब उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, उस पर बात तो करनी पड़ेगी। एक मुझे याद पड़ता है कि जो असलम बेग साहब का जुला साहब की अदालत के अंदर जो था ना, वो बिल्कुल फिल्मी थिएटर उन्होंने लगाया था और बिल्कुल जिस तरह बॉलीवुड फिल्मों के अंदर और पाकिस्तान के मोहम्मद अली का अदालत का जो सीन होता था ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। और एक सज्जाद अली शाह की, वो भी अजमल मियाँ ने अपनी लगा ली थी अदालत, उन्होंने अपनी अदालत लगा ली थी, तो वो भी एक थिएटर था। मगर ये जो था ना, ये मेरा ख्याल बॉलीवुड को उसको भी क्रॉस कर गया। हुआ क्या है वहाँ पे अदालत में जी, एक जज साहब की बेगम साहबा, मैं बड़ी हमारे लिए बाइज़्ज़त है, काबिल एहतराम भी है, बड़ा अच्छा उन्होंने केस भी लड़ा अपना। मगर ये बड़ा रेयरली होता है किसी जज की एक बेगम साहबा जो है बाकी फेलो जजेस के सामने आ जाएं
और एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। उसके बाद जजेस की आपस में नोक झोंक जो थी ना, वो बहुत पर्सनल लेवल पे चली गई। कई दफ़ा नाराज़ हुए, कई दफ़ा अंदर चले गए, फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और फिर उस पर इल्ज़ामात के जी इस्टेब्लिशमेंट आ गई, क्या कुछ नहीं आया, आंसू निकल आए अदालत के अंदर। और तो बाकायदा ये एक जो है ना, बहुत ही मैं समझता हूँ जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं हेयर एंड देयर, वो अदलिया की या जजेस की शान के मुताबिक नहीं थे। अब उसके आ जाएँ सियासी और लीगल रिपरकशंस पे कि इससे रात क्या होंगे। पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स हुकूमत को बहुत ज़्यादा थप्पड़ पड़ा है कि एक केस जिन्होंने उन्होंने पहले ही उनका रेफरेंस अदालत ने फेंक दिया था, फिर अदालत ने गुंजाइश निकाली कि FBI वो करे, तो आज वो रिव्यू के अंदर वो FBI की वो जो उन्होंने तफ्तीश की थी, उन्होंने कहा जी ये भी नहीं आप कर सकते, वो भी फारिग होगी। तो हुकूमत के लिए नेक्स्ट टाइम ये जो है ना, ये बड़ा सोचना पड़ेगा कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया। एक थप्पड़ तो बड़ा झटका लगा है गवर्नमेंट को, फिर पूरे निज़ाम को, कि आप देखिए ना जिस तरीके से ये किया गया है, तो इसके पीछे कौन था? अदालत मैं नहीं कह रहा, अदालत का अपना है कि ये मैला फाइडी थी। अगर ये मैला फाइडी थी, बदनीति पे किया गया था, तो फिर ये बदनीति किसकी थी? और कल को अगर अदालत अपने तफसीली फैसले के अंदर ये पिन पॉइंट भी कर देती है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा? ये इसके आगे सवाल अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इट्स नॉट ओवर, ये भी जारी है। दूसरा इसका एक कानूनी पहलू बहुत बहुत बड़े आ गए हैं। एक ये हुआ है कि ये जो रिव्यू के अंदर फैसले जो होते हैं, जो फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, वो 99% रिव्यू का फैसला रहता है, 1% होता है, बड़ा ही रेयर होता है कि रिव्यू के अंदर जो है ना अदालत अपना फैसला बदल ले। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर भी देखें ना, 7 जजेस ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था कि जनाब ये FBI कर इसकी तफ्तीश करे, उनमें से 3 ने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरीके से नहीं बदलते, उनकी जब डिटेल जजमेंट आएगी तो हम वो देखेंगे कि इन ग्राउंड्स पे कैसे बदला गया वहाँ पे फैसला उनका अपना, उससे वो अपने मुनरफ हुए जो है। उसके बाद एक और जो बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया, एक माशरती, सियासी और लीगल क्वेश्चन। वो ये है, इस अदालत में ये कह दिया है कि जनाब जजेस की आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जनाब नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं, आप मैं मीडिया भी नहीं कर सकता, कोई वो अपने टैक्स के वो दे, FBI उनसे नहीं पूछ सकता कि जनाब आपने ये गलत फाइल किया है या नहीं किया ये। और मैं समझा था ये मेरा ही ख्याल है, फिर मैं एतजाज़ हसन साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब इसके बाद ये फैसला, इस फैसले की इंटरप्रटेशन तशरीह बिल्कुल यही है कि जनाब ये नेक्स्ट टाइम जो है कोई अदारा अदालत को जो है, जो जजेस की किसी हवाले से भी सासों को या किसी चीज़ को जो देंगे, वो बंद लिफाफा बंद ही रख दिया जाएगा। ना FBI क्वेश्चन कर सकती है, ना आप और मैं, तो बड़ी दूर की बात है। तो ये वैसे ही मैं समझता हूँ कानून और इखलाक और माशरती हर कानून की ये डेमोक्रेसी के अंदर तो एक पामाली है। ये नहीं हो सकता कि एक तबका, चाहे जज ही हों, बड़े मुतबर जज हैं, कि उनको ये एक कार्ड ब्लांश दे दिया जाए कि जी ब्लैंक चेक है, कि उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। और ये इख्तियार जजेस को कौन दे रहा है? जज दे रहे हैं अपने आप को। जज, हम तो ये रोते रहते हैं कि जनाब पार्लियामेंटेरियंस जो है ये MNA MP अपने तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। भाई वो तो कानूना है, वो तो कानून बना सकते हैं। अदालत अपने आप को अकाउंटेबिलिटी दे रही है। इसकी जो अभी तक तशरीह ये आई है कि अभी कोई इनको नहीं छेड़ सकता। दूसरा ये भी बड़ा रेयरली होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है, ये क्योंकि पहले बहस रहती थी, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली नहीं उसके ऊपर ओवर रूल करती थी, तो ये किस्म का इनडायरेक्टली उनके फैसलों को भी ओवर रूल किया हुआ है जो है उसमें। तो ये एक लीगल क्वेश्चन हैं जो कि मेरा ख्याल आइंदा आने वाले उसमें इसकी ये प्रेसिडेंट जब बनेगा, ये इसकी बहस कानूनी भी रहेगी। सियासी इसकी इंटरप्रिटेशन जो सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर ये सिर्फ अदालत में ये लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये मीडिया में भी लड़ाई हुई, ये बाहर सियासत में भी लड़ाई हुई। पूरी बार काउंसिलें जो है ना, तकरीबन सभी के सभी फाइज़ साहब के साथ खड़े हुए थे। एक सियासी पार्टियों का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ था, एक उनके ख़िलाफ़ था। तो फ़ायज़ ईसा साहब एक जज साहब के लिए फ़ौरन अगेंस्ट ये सोसाइटी पोलराइज हुई भी थी। हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं, ना ही जाना चाहते हैं कि ये ठीक थे या वो ठीक थे, मगर ये बिल्कुल एक सियासत की तरह ये केस वाला लड़ा गया है। और ये ओपनली कहा जाता है कि जो कि अब क्वेश्चन है वो ये कि जनाब एक बात है जो कोई कर नहीं रहा,
वो हम जब इतनी बातें अदालतों में हो गई हैं तो की जा सकती है। वो कहते हैं कि जनाब असल इशू ये है कि फ़ाइज़ ईसा ये अदालत के दौरान उन्होंने खुद भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश थी, और अदालत ने खुद कह दिया मेला फाइडी है। तो साजिश वो ये जो बयान किया जाता है वो ये है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनना है चीफ जस्टिस। तो ये खुल के कोई बात नहीं कर रहा कि सारा मामला जो है उनका भी यही मोरलेस वो भी इनडायरेक्टली कहते रहे हैं कि वो ये अवॉइड की जा रही है कि ये चीफ जस्टिस ना बने। तो ये अब देखना होगा कि इज़ इट ओवर कि ये जो फैसला आने से एक ये वॉर तो वो ये बैटल तो वो जीत गए हैं, आगे ये जो वॉर चल रही है, वॉर ऑफ नर्व्स कह लें, वॉर ऑफ पॉलिटिक्स कह लें, वॉर ऑफ पावर कह लें, कि ये आइंदा दोबारा इनके ख़िलाफ़ कुछ अब अटैम्प्ट होगा या कोई कानून आइन में तब्दीली की जाएगी कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, और ये क्यों अवॉइड किया जाए। तो ये सारी बहस के जो सीनियरिटी के ज़रिए चीफ जस्टिस आते थे दुनिया भर में, वैसे चेक्स होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं या कमेटीज़ के होते हैं। हमारे यहाँ ये ख़ास सिचुएशन के अंदर जबकि पार्लियामेंट को की पावर्स को रिजर्व किया जा रहा था तो ये फ़ैसला आ गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस अब दोबारा मेरा ख्याल ये ख़त्म नहीं हुई, ये फ़ैसला इसने शुरू की एक नई जंग। क्लास साहब से पूछ रहे हैं। ठीक है क्लास साहब, ये बात तो ठीक है जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ये फैसला है, और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो नज़र आ रही है, पॉलिटिसाइज्ड डिसीजन था ये पूरा केस। अब जो इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन है या पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली, बड़ा खूबसूरत तरीके से मेरा ख्याल इस जो आज फैसला आया है इसके तमाम पहलुओं को बड़ा बहादुरी से, आई मस्ट से वेरी बोल्डली, इन्होंने उसको एनालाइज भी किया है, उसकी रिपरकशंस भी बताई हैं, कंसिक्वेंसेस भी बताए हैं, और इसका आने वाले दिनों में इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। इवन बेंच के विद इन बेंच जो इतनी बड़ा हमें ये नज़र आया है। अच्छा, ये वो क्या कि दुनिया भर में होता है कि बेंच डिवाइड होता है, मेरा कोई केस है, आपका है, आमिर साहब का है, किसी का भी है, तो उस पर बेंच की उस पर डिवाइडेड ओपिनियन आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बल्कि इसको हेल्दी समझा जाता है कि कुछ लोगों ने 3/4, 4/6 वट जो भी फैसले होते हैं। लेकिन इस केस की इसलिए अहमियत है कि फेलो जज हैं जो उनके साथ बेंच में बैठते हैं, जो उनके साथ उठते बैठते आई टी चाय पानी भाईचारा जो है आज वो बड़ा हमें उसमें बड़ा क्लियरली नज़र आया है कि वो ये बेंच में वो है डिवीजन है। अब इसको दो तरीक़ों से देखा जा सकता है, इस डिवीजन का क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है जो ये केस लेके आई थी या हुकूमत लेके आई थी वो इस डिवीजन से दोबारा कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, दोबारा कोई वो सोचेगी कि चलें एक नैरो मार्जिन से हम हार भी गए हैं, अगर केस हमारा हार भी किया है तो कोई नहीं, हम कोई नई अटैम्प्ट करते हैं, कोई नई चीज़ें देखते हैं। सो बेंच को ओवरऑल मेरा ख्याल है इस पर उसको जोल्ट आया होगा जितनी डिवाइडेड उनकी पोजीशन थी। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जिस चीज़ में, और मैं हमेशा कहते रहे आमिर साहब और मैं बगैर विदाउट एनी फेयर एंड फेवर कि काजी साहब जो हैं वो एक एग्रेसिव मिजाज के बंदे हैं, काबिल जज हैं, बहुत सारी उनके हमने जजमेंट्स की तारीफ़ें भी की हैं, लेकिन बाद चीज़ों में हम मतलब आमिर और मैं उनके एडमायर भी रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ पे हुदैबिया केस आया था, जिस तरीके का क्लोज़ किया गया था उस केस को जिसमें ये शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग थी, तो और उस पर उन्होंने मीडिया को गैगिंग आर्डर्स दिए थे कि मीडिया इसको रिपोर्ट भी नहीं करेगा जब तक केस चल रहा है, कोई इस पर उन्होंने पेमरा चेयरमैन को बुला रहा। मेरा दिल तो वहाँ से टूटा था इनसे, टू बी फेयर। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी ब्रेव जज। उन्होंने बड़ी ये क्वेटा कमीशन की जो रिपोर्ट दी थी ये वो बड़ी ब्रेव उनकी, मतलब जो फैसले हैं इनके 3-4 बड़े फैसले हैं, अगर कंट्रोवर्शियल फैसले हैं तो भी वो बड़े फैसले हैं। अगर इन्होंने आके उसमें अहम फैसले किए, लाइक 3 फैसले ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ इनके बड़े फैसले थे जिसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए थी, और उसके लिए उन्होंने बहादुरी के साथ फैसले किए। लेकिन एक आध फैसला वो ऐसा भी कर गए जो मेरे जैसे एडमायरर थे उनका दिल थोड़े से दुखे हैं कि नहीं यार के बाद जो है ना, अगर आपने 3 अच्छे उस फैसले किए भी हैं तो चौथा एक पॉलिटिसाइज फैसला जिसका टोटल का टोटल, ठीक है, मतलब हाउस ऑफ शरीफ को उसको जिसका आपने अगर ब्रेक पे जाने तो होके हाँ इस फैसले को ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। बात करता हूँ कौन से दिल क्यों टूटा जी कौन सा ऐसा फैसला था जिससे क्लासेस साहब का दिल टूट गया, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस साहब ब्रेक से पहले बात हो रही थी वो एक फैसला जो आप कह रहे थे जिससे दिल टूट गया मेरा।
मैं थोड़ा आइडियलिस्ट टाइप आदमी हूँ। काजी साहब का मैं उनके 3 मैंने फैसलों, मतलब आज के दिन मेरा ख्याल है दोनों साइड्स हम देख रहे हैं। आई होप कि काजी साहब विल अप्रिशिएट इट। वो कभी चीफ जस्टिस बनेंगे तो हम पे नाराज़गी गुस्सा नहीं निकालेंगे। बहरहाल उसमें ये था, इनका जो बड़ा फैसला था जब वहाँ क्वेटा में हुआ ना सर, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और बेचारे उसमें इतने हमारे पश्तून और हमारे बलोच, एक यंग जनरेशन वकीलों की जो बाहर से पढ़ के आई थी, वेरी एग्रेसिव, वेरी सॉरी पैशनेट, उस एनर्जेटिक, अगर मैं एग्रेसिव का लफ्ज़ गलत यूज़ कर गया हूँ, जो अपने सूबे के लिए उन चीज़ों के लिए बड़ा वो फील करते थे। पश्तून भी थे, बलोच भी थे, यंग बच्चे खूबसूरत, बड़े हैंडसम, मतलब जैसे पश्तून या बलोच होते हैं, बड़े वेरी वो रिवायती, बड़ी एक नई इलीट क्लास आई थी वहाँ पे। उस पर जिस तरीके का वहाँ बम ब्लास्ट हुए और इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ ने उस पर वो किए, उन्होंने सफ़र किया, आज तक वो बेचारे सफ़र करते, यंग बच्चे थे जो सारे हुए। उसके कमीशन का सरबराह बनाया गया था इंक्वायरी के लिए। और क्या इन्होंने कमाल, वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी थी, हमने रिपोर्ट भी की थी, और उस वक्त हम दोनों अगर चौधरी साहब को बहुत तकलीफ हुई थी, मैं बड़ी दबंग रिपोर्ट, उन्होंने बड़ी दबंग रिपोर्ट लिखी थी काजी फैज़ ईसा साहब, बड़ी खूबसूरत, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहाँ से मैं उनका एडमायर बनना शुरू हुआ। उससे पहले अच्छा, उसमें चौधरी साहब अली खान साहब एज यूजुअल, चौधरी साहब हैं, राजपूत हैं, उन्होंने तलवार निकाल ली, उन्होंने बड़े उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी यहाँ पे पंजाब हाउस में खड़े होके। तो उस वक्त भी आमिर मतीन साहब नॉट एज फेवर, और हम कभी नहीं मिले। आमिर और मैं उनमें से हैं सहाफ़ियों में से जो अगर किसी जज के लिए या किसी के लिए अगर रखते भी हैं कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर, तो हम उनके घर के बेलें नहीं देना शुरू कर देते कि अब हम बैठ के ड्राइंग रूम में आपको गाइड भी करेंगे, आपको बताएंगे भी सही, आपको स्ट्रेटजी भी समझाएंगे, और आपने करना भी वैसे है जैसे हम आपको बताएंगे। हमने कभी नहीं किया और ना करेंगे इंशाल्लाह। खैर, उस पे इन्होंने आके अटैक किया, उन्होंने चौधरी साहब ने। मैं और आमिर ने उस वक्त भी इनका साथ दिया था कि चौधरी साहब के खिलाफ हमने जाकर गुफ्तगू, कई हमारे प्रोग्राम पड़े होंगे जो हमने उस 92 चैनल पे किए थे, बिकॉज कि उन्होंने बातें बड़ी खूबसूरत की थी। इससे पहले यहाँ पे आपको याद होगा एक यहाँ पे हुआ था, इसका ख्वाजा शरीफ ये थे लाहौर में जो चीफ जस्टिस साहब थे, तो उन पे एक स्टोरी आई थी कि जनाब कि उनको कत्ल करने की साजिश की गई, जिसमें ये अजीब बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे कि उसमें सदर जरदारी हैं, बाबर रमान हैं और गवर्नर सलमान तस्वीर किताब है, एक कत्ल जो ना हो सका, जो बाद में मैंने बड़ा एक पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा, उस पर थ्रिलर पूरा पॉलिटिकल, एक उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन 700-800 पेजेस मैंने पढ़े, तो पॉलिटिकल थ्रिलर लिखा था। उसमें आगे होना है, उसका टाइटल में से ये होना चाहिए था, एक जज जो कत्ल ना हो सका। मैंने क्या, एक कत्ल जो ना हो सका। खैर, वो अपनी जगह पे है। ये उस इंक्वायरी कमीशन में शामिल थे। अच्छा, ये उसमें जस्टिस में अगर नासरा साहिबा थी, अगर मैं गलत, अगर मेरी मेमोरी याद आ रही है ये, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले का वाक़या है। और प्लस उसमें ये भी थे हमूदुर रहमान साहब के जो साहबजादे थे, वो भी थे, वो बाद में इस्तीफ़ा दे गए थे, और काजी फैज़ ईसा साहब भी थे। इन्होंने वो भी बहुत खूबसूरत इंक्वायरी करके इन्होंने की थी, वो जो थी, आई मस्ट से इट वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वो रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई थी, और सारा जो बोगस झूठ से सारे इन्होंने निकाल के साइड पे किए। और तीसरा फैसला जिसकी वजह से ये सारा केस हुआ, वो फैज़ाबाद वाला धरने वाला था। आखिर अल्टीमेटली, हालांकि वो अब देखें तो सारी बातें जो कह रहे थे आज प्रूव हुई हैं, मतलब वो विंडिकेटेड। वो कहते हैं ना, आई टोल्ड यू सो, जो आमिर साहब का बड़ा मशहूर है, एक हमेशा अक्सर कोट करते हैं अंग्रेजी का, जो है ना कि किसी की बात सच्ची साबित हो गई, आई टोल्ड यू सो, मैंने कहा था तुम्हें। हमारे यहाँ कल्चर भी है। तो आज काजी फैज़ ईसा साहब कह सकते हैं कि आई टोल्ड यू सो कि ये चीज़ें होंगी, TLP को जो आप जितना सर पे चढ़ाई जा रहे हैं और चीज़ें किए जा रहे हैं, इसके नतायज निकलेंगे, कंसिक्वेंसेज होंगे, वो निकले हैं। वो जजमेंट भी बड़ी इनकी आला थी। लेकिन जहाँ से मेरा दिल टूटा और अभी तक टूटा हुआ है, अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि 2023 में जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें रहे वो क्या कहते हैं, मैं कोई आगे कुछ नहीं कहता कि फिर वो चीफ जस्टिस की बात होने वाली है। वो ये थी कि इन्होंने जब यहाँ शरीफ फैमिली को इन्होंने रिलीफ दिया, हुदैबिया में रिलीफ दिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें इसहाक डार साहब ने बाकायदा पार्डन लिया था, और उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, क्लोज एंड शट केस कहते हैं, जो माना हुआ है तस्लीम के, जिसके अगेंस्ट सर्टेन लोगों को पार्डन दिए गए थे। उस केस को सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे 3-4 बिलियन रुपए टाइम बार्ड होने की वजह से के जनाब कि आपने वहाँ पे हाई कोर्ट में वो जब फैसला आया था, वो भी मैनूवर था वहाँ पे, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त ये थे कमर जमान चौधरी साहब थे, तो इन्होंने उनको आके अपील नहीं की थी। ये फैसला लाहौर में आया, वहाँ भी रेफरी जज के मसला हो गया था, एक 1/1 का मसला था। तो कमर जमान चौधरी साहब जो नवाज शरीफ साहब के लगाए हुए थे, उन्हीं के बड़े करीबी थे, उन्होंने जनाब उसको अपील नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में, टाइम गुजर गया था। उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग को क्लोज कर दिया था कि ये केस, चलो यहाँ तक भी ठीक था, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, जज साहबान है, उनका फैसला आखिरी होता है, वी हैव टू सबमिट टू द जुडिशरी एंड द जजेस, फेयर एनफ। लेकिन दुख कहाँ पे है, जो जा नहीं रहा, वो ये था कि इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड, इन्होंने जनाब बैठ के एक ऑर्डर किया उसी दिन, पेमरा चेयरमैन को बुलाया गया, उनको कहा गया कि जब तक ये केस हम सुन रहे हैं हुदैबिया का, इस पे कोई टीवी चैनल शो नहीं कर सकता,
गैग ऑर्डर इशू कर दिया। गैग ऑर्डर इशू कर दिया, जो मीडिया की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए थे। और बाद में वो कर्मा कहते हैं ना, कर्मा इज ए बिच, बाद में वही हुआ कि वो खुद कह रहे थे कि मेरी कार्रवाई लाइव दिखाई जाए, हालांकि खुद इन्होंने वो किया था, गैग ऑर्डर इशू किए थे कि नहीं जनाब मीडिया जो है ना ये प्रोसीडिंग नहीं दिखाएगा, बात भी नहीं करेगा, कमेंट भी नहीं करेगा जब तक हम इस केस को देख रहे हैं। और साथ में क्या हुआ, इन्होंने किया जहां से इनके खिलाफ रेफरेंस की बुनियाद पड़ी, लास्टली बात थोड़ी सी लंबी हो गई, कि इन्होंने वहां पे जब आके, आपको याद होगा पनामा केस जहां सुना जा रहा था, तो उस वक्त जो है जस्टिस ये खोसा साहब थे, आसिफ सईद खोसा साहब, इन्होंने बाकायदा ये नैब को कहा था कि आप लोग क्यों नहीं आपने अपील में गए, आपको जाना चाहिए अपील में, उन्होंने इस तरह की बात की। तो वो जो आए थे जब नैब वालों ने अपील की, यही वाले उन्होंने इसी बुनियाद पे, और जिस पे इन्होंने गैग ऑर्डर जारी किया और उनको रिलीफ मिला हाउस ऑफ शरीफ को, तो इन्होंने जब वहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि जनाब कि आप क्यों आए हैं, रिव्यू में क्यों आए, आप क्यों आए, लेट हो गया, तो उन्होंने 3 दफ़ा कह दिया कि जनाब ये जस्टिस खोसा साहब की वो जो उनका वो नोट था, क्योंकि वो मिनॉरिटी जजमेंट थी उस वक्त, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको अपील करनी चाहिए, हम तो जस्टिस खोसा साहब की बात सुनकर आए हुए हैं। इन्होंने 3 दफ़ा कहा कि आप उनके खोसा साहब का रेफरेंस ना दें, हालांकि वो इनके सीनियर जज थे। अब पूरा का पूरा मैसेज क्या किया, और इन्होंने कहा जनाब कि आके जब तीसरी दफ़ा उसने रेफरेंस दिया कि सर ये खोसा साहब ने हमें कहा था, या उनकी उसमें लिखा हुआ है उसमें नोट में, तो हम अपील करें, इन्होंने कहा कि अब की दफ़ा आपने खोसा साहब का नाम लिया तो मैं आपको तौहीन अदालत कर दूंगा मैं। उससे एस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज किया कि बेंच जो है ना ये डिवाइडेड है और हम इस डिवीजन से फ़ायदा उठा सकते हैं, और खोसा ये जो है ये हो गए काजी फैज़ ईसा साहब, इनको डिसीड किया जा सकता है या इनको हटाया जा सकता है। सो साजिश की बुनियाद, इफ इट्स ए कंस्पिरेसी व्हिच ही बिलीव्स इट इज, आप इससे पड़ी अदालत ने कह दिया कि मेलाफाइडी है, सो हम इसलिए दिलेरी से कह सकते हैं कि अदालत फैसला दे चुकी है मेलाफाइडी है। लास्टली मैं कहूँ, मेरा ख्याल है, अब जो मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में, कि अब कल के बाद जब ये केसेस सुनने बैठे हैं, डेफिनेटली अब वो कैसे उनका वो होगा, अग्रेसिव होंगे, गुस्से में होंगे, रिवेंजफुल होंगे, या वो इसको विक्ट्री समझेंगे, अल्लाह के आगे झुकेंगे कि जी अल्लाह ने इज्जत रख ली, फैमिली की रख ली। ऑफ कोर्स उन्हें मुश्किलात देखी, उनकी फैमिली ने देखी, दीगर लोगों ने देखी, एक उनके क्रिटिक्स भी कहते हैं जनाब कि ठीक है वो चीज़ें फिर दे देते हैं, आम आदमी के लिए कानून है तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता। सो इंटरेस्टिंगली ये होगा कि खोसा साहब जो हैं वो थोड़े से अग्रेसिव मिजाज के हैं, जो सबको नजर आया है कि फेलो जजेस को, काजी फाजी सॉरी, कि फेलो जजेस भी फील करते हैं कि काजी साहब जो है ना हमारे साथ भी सख्त हैं। सो देखना ये है कि अगले 2-3 साल जो बच गए हैं, देखना है कि काजी साहब वो अग्रेसिव होते हैं, वो थोड़े से काम और कूल होते हैं, या चीफ जस्टिस बन के वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो वुड बी वेरी मच। एक्रिमनी जो ज़ाती ये जो इस तरह की आए हैं, इसके अदालत पे और फैसलों पे और जुडिशरी पे क्या असरात होंगे, क्योंकि फिर हर कोई जिस तरह की एक्सचेंज हो चुके हैं, हर कोई हमारे जैसे लोग भी गौर कर रहे होंगे कि ओहो ये कहीं ज़ाती है या ये अदालती है। तो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है सर, और इसमें हमने देखा कि मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इसका जो माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश की, बनता था ट्वीट में से। अच्छा, और फिर अगर हम एक ओवरऑल सियासी सूरत हाल को थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड हम देखें कि जो आज हुआ, जिस तरह से अब कल एक्सपेक्टेड है जहांगीर तरीन की मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से, कुछ 30 मेंबरान हैं जो एक ग्रुप है जो मुलाकात करेगा। अब ये जो घुटने टेकने वाली सिचुएशन आ गई है वज़ीर आज़म के लिए, अब ये इसके पीछे मसलहत है नहीं है, लेकिन ये एक इस पर ऑब्जेक्शन हो रही है। ये बात है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये मसलहत है या घुटने टेकना है, तो दोनों साइड्स के व्यूज बराबर के होंगे। मसलहत वाले भी कह रहे होंगे कि यार एक मसले का हल निकलता है और वो बेचारे टेंशन मांग रहे हैं, उनके साथ जो लोग हैं सुन लें, क्या फ़र्क पड़ता है जो नहीं है। ये कहेंगे, दूसरे हमारे जैसे भी कहेंगे कि जनाब आपने क्यों आप बुलाएं, एक मामला आप जब कहते हैं कि इंसाफ हो रहा है और एजेंसियाँ कर रही हैं और अपोजिशन का भी हो रहा है आपका, उसके जब आप बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा। दूसरा बात यह है कि इसके अंदर के जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो MNA MP क्या प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, उनको क्या पता है इल्ज़ाम क्या है जहांगीर तरीन साहब पे। उनको ये है कि वो झूठ, फ्रॉड, बेईमानी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये हैं, ये चारों के चारों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया जो है पहले ये फैसले उनके खिलाफ दे चुकी हुई है। ये उनके झूठ का भी साबित हो चुका हुआ है, उन पर बेईमानी भी साबित हो चुकी हुई है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइड ट्रेडिंग, ये सारे फैसले की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ना ये सादिक है ना ये अमीन है, इसकी नायल भी हो सकते हैं और SCCP वाले फैसले भी। तो उसके बारे में वो जो MP है क्या कहेंगे, ज़्यादा सियासी एक चाल है, उसको देखेंगे। सर इस पर मजीद भी बात करने की जरूरत है, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आमिर मतीन साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अब जब पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह का बन रहा है कि इमरान खान मजबूर होते नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं उस्मान बुज़दार की वजह से। आज जो उन्होंने दौरे मुल्तान में भी उस्मान बुज़दार के हवाले से जो बातें की, तारीफों के पुल बांधे, रीजंस दी कि मैंने क्यों उनको बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, मुझे कैसा आइडियल चीफ मिनिस्टर चाहिए था। वैसे 2.5 साल से हम ये सुन रहे हैं, मगर ये जो शहबाज शरीफ से उनका कंपैरिजन है वो मज़ाक़ ख़ीज़ है। वो खैर शहबाज शरीफ साहब भी ड्रामे की अपनी रबड़ के बूटों वाली एक एग्जाम्पल थे। इनके लिए ड्रामा जो है ना बुज़दार साहब के लिए, कभी वो बेचारी फिरदौस बीबी को करना पड़ता है, कभी फयाज चौहान आ जाता है, अब प्राइम मिनिस्टर को खुद ये एफर्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो पुतले होते हैं ना बेचारे, ये स्केयर क्रोज इस तरह नहीं खड़े किए जाते हैं, उनसे नहीं कोई डरता जो है, ये इस तरह नहीं किया जा सकता। 3 क्विकली मैं मिसालें दे देता हूँ। अगर ये इतने ताकतवर आदमी थे तो ये प्राइम मिनिस्टर को कल जो मुलाकातें कर रहे हैं, इनको ज़रूरत पड़ती कि किसी की जरूरत थी शहबाज शरीफ के खिलाफ? कितनी खौफनाक तरीके से उन्होंने, वो टोटली डिक्टेटोरियल उनका एटीट्यूड था, मगर किसी की जरूरत हो ये एक एमपीए की भी एक बयान शहबाज शरीफ के मुतालिक दे दे। अगर ये इतने ताकतवर होते हैं तो ये इस वक्त इनका क्राइसिस, ये जो बगावत का आया हुआ है, ये जो 40 बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, वैसे मैं उनसे कहूँगा जहांगीर तरीन साहब को कि 39 कर लें, 41 कर लें। 40 अली बाबा की वजह से बहुत बदनाम हो गया। तो ये किस वजह से हुआ है सर? 40 मैंने कहा जो बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, तो मैं कह रहा हूँ 41 कर लें या 39 कर लें, अली बाबा की वजह से 40 बहुत बदनाम हो गया। अली बाबा और तो मैं अब क्या इलेक्टेड मेंबर्स हैं। Okay. तो ये बगावत जो है ना, ये उनकी वजह से ही, उनकी कमज़ोर आदमी की वजह से। दूसरा, मुल्क में पूरे में कोरोना चल रहा है, ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क अंडर द सर्कमस्टांसिस काफ़ी से हम बेहतर जा रहे हैं। अल्लाह खैर रखे, ऐसे ही आगे हालात ख़राब ना हो। बस सारा क्रेडिट जो है और जो बनता भी है वो NCOC बाकी लोग नज़र आ रहे हैं। कहीं आपको नज़र आए हैं बुज़दार साहब एक दफ़ा भी कि कोरोना के लिए उनको कोई ज़रा सी भी फिक्र है? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस और पंजाब का आया हुआ है, सारे मिनिस्टर नज़र आते हैं, वो नज़र आए हैं कभी आपको? शहबाज शरीफ को जो भी आप दें, ये जो डेंगू वाला हुआ था, ही वॉज एवरीवेयर, और वाकई उसने बड़ा अच्छा हैंडल किया था, ये उसका क्रेडिट बन जाता है। तीसरा, ये खुदा के लिए ये साउथ पंजाब के ऊपर जो ये एहसान कर रहे हैं ना, वो वाला ना करें। ये जिस तरीके से पहले आपने फ्रॉडम के साथ किया कि जनाब सेक्रेटेरिएट बनाया, पूरा सेक्रेटेरिएट कई दफ़ा खड़ा हो जाता है, कई दफ़ा बैठ जाता है, कई दफ़ा बंदे आते हैं, कई दफ़ा जाते हैं। ये पहले फैसले कर लें। ये 2-4 स्कीमें डेवलपमेंट की करा के ना उन बेचारों के साथ आगे बढ़ी। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ सबसे मजलूम कौम साउथ और पंजाब है, उनकी कोई बात करने वाला भी नहीं है। सारी ईस्ट की भी हाईवे बन गई, CPEC वेस्ट की भी बन गई, वो दरमियान में जो सबसे शॉर्टकट है जिसके लिए रोते रहते हैं, MM रोड जो है मियाँ वाली टू मुजफ्फरगढ़, वो सबसे छोटा है, कोई बात नहीं करता। अगर देना है तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखें। ये ना हमें कहें जी 4 हमने टैंकर लगा दिए हैं, 2 बाथरूम बना दिए हैं और इसकी वजह से बड़ा साउथ पंजाब हो गया, ये इनसे पूछ लें। अच्छा क्लासेस, अब कल की मुलाकात से कुछ निकलेगा? आज शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ी, कोई नाम नहीं लिया लेकिन सीधी सीधी बातें की हैं। वैसे इनको कोई थोड़ी सी, जो कल 40 मिलने जा रहे हैं वही अली बाबा एंड 40 की कंपनी जो है, इन्हें इतनी शर्म नहीं है। अब आमिर साहब ने मेरा एक और दुखड़ा इन्होंने मतलब वो कर दिया है, दुखती रग पे हाथ रखे। MM रोड, इन 40 को शर्म नहीं है कभी कि इस रोड पे, MM रोड पे, यहाँ पे सैकड़ों खानदान बर्बाद हुए, तबाह हुए, मारे गए एक्सीडेंट में। रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती, पिट पिट मार गया पूरे इस तरह की, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, उर्दू मर गए कर करके, हम मर गए यहाँ पे चाहते हैं। इन 40 को कोई शर्म नहीं आई कि ये यहाँ पे आके असेंबली में खड़े होते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई ग्रुप बनाते कि एक सड़क बना दें, जो सड़क नहीं बनवा लें। अभी पटवार सिस्टम ख़त्म, दोबारा रिवाइव कर दिया गया है इन्हीं के लिए सर। ये जो हो रही थी पटवारी सिस्टम, दोबारा इन्होंने कर दिया। हालांकि वो हो रहा था सारे का सारा आपको यार डिजिटाइज हो रहा था, क्योंकि इन्होंने पटवारी लगवाने अपने। अभी भी ये जहांगीर तरीन की मोहब्बत में नहीं आ रहे, ये अपने ही इन्होंने SHO, थानेदार, इन्होंने चीज़ें, और इन्होंने आके पटवारी और वो लगवानी है, DPO लगवाना है, या चीज़ें करनी है। तो बुज़दार साहब की तो ये वहाँ पे हालत है। और तीसरी, इनको दाद दें कि ये जो लोग इमरान खान उनसे जिनसे मिलने जा रहे हैं, वैसे वो क्या कहते हैं कि मैं उस पर क्या खान साहब की इस बात पे कहूँ कि जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्वेटा नहीं गए, क्योंकि क्वेटा की वहाँ पे जो मजलूमों की वहाँ पे लाशें पड़ी थी ना, मजलूम बेचारे फैमिलीज़ की, वो वोट नहीं दे सकते थे, वो बुज़दार साहब को बचा नहीं सकते थे, वो इमरान खान की हुकूमत नहीं बचा सकते थे। इन 40 को मिलने के लिए वो तैयार हो गए। रीजन कि वो असूल या आप नहीं है, उस वक्त कह रहे थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। सबसे ज्यादा ब्लैकमेल इमरान खान, हालांकि वो बेचारी सड़क पे 4 दिन वो लाशें लेके बैठे रहे, उन्होंने क्या मजलूमों ने ब्लैकमेल और कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, पहले दफन करवाएं। और जिसने भी उनको मशवरा दिया था कि किसी ऐसे घर नहीं जाना जहाँ पे कोई मैयत हुई हो या जहाँ पे कोई उसमें मैते पड़ी हो, पूरी की उन्होंने जिद पूरी की। यहाँ पे आज उन्होंने हमारे बुज़दार साहब, इतनी तारीफें तो बुज़दार साहब की उनके वालिद साहब ने नहीं, मरूम ने की होंगी।
मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने इतनी सारी खूबियों का बुज़दार साहब को भी पहली दफ़ा पता चला होगा कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ भी है। को खुदा के लिए खान साहब ये छक्के मारे, मतलब चौके मारे, छक्के मारे, बाल को अब ग्राउंड से बाहर ना फेंके, पूरा साउथ हंस रहा। अच्छा, मैंने इस साउथ को एक वजीर आला दे दिया, उसके जाके पूछे तो सही कि उन्होंने अपने उन्होंने पूरे वो, आपको याद है MBBS का लफ्ज़ यहाँ पे चलता होता था, मियाँ बीवी बच्चे समेत, जाके जरा डेरा गाजी खान साइड पे तो देखें, अभी अपने उसके वजीर आला हाउस का काम तो देखें हैं। अब किसी ब्यूरोक्रेट से अब बात कर रहे हैं कि DC का रेट क्या लगता है आजकल, DPO का कितना रेट है, RPO का कितना लगता है, किसको या CCPO का क्या रेट है, पंजाब में उनके पास है क्या, पल्ले क्या है देने के लिए, माल बना रहे हैं। और LDA किसी को दिया हुआ है, चीफ सेक्रेटरीशिप किसी को दी हुई है, सारे अपनी फिफ्टम चला बस एक बात किसी ने कह दिया, कान में फूंक मार दिया कि जब तक बुज़दार साहब हैं, ऐन नाम से चल रहा है काम, जब तक ऐन से इमरान खान साहब हैं, ऐन से आरिफ अलवी हैं, ऐन से उस्मान डार हैं, ऐन से आपके ये हो गए जनाब, आपको उस्मान बुज़दार हो गए, डार साहब हो गए, उस्मान डार साहब हैं हमारा वो एक और से आमिर मतीन नहीं नजर आता उनको। आमिर साहब आपने कोशिश नहीं की, आपने कोशिश नहीं की, कोई थोड़े से आप अपने बारे में बात करवाते। सो अब खान साहब जो हैं इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत जो उन्होंने की है, अगर ये बुज़दार साहब ने किया होता डिलीवर, जिनसे एक सड़क नहीं बनवा सके, अंदाज़ा करें वो सड़क MM रोड जो है बाद में ट्रांसफ़र कराइए। मुराद सईद का मुझे फ़ोन आया, वहाँ के भाई साहब आपका रोना धोना मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, रोज़ाना जब भी उठते हैं तो ट्विटर पे, कॉलम में, TV शोज़ में आप लगे होते हैं, मैं अब एक काम कर रहा हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, आप देखें ईस्ट भी लंबा है, वेस्ट भी लंबा है, दरमियान में सेंट्रल सीपिक का रूट जो है दी ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर इंडस, वो सबसे छोटा सर इस बंदे ने यहाँ पे बुज़दार साहब ने वो सड़क जो है वहाँ पे मुराद सईद जो है वो निकलवा के फेडरेशन में ले आया। अब जाके वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे रोड बनाते। बुज़दार साहब ने कहा लेनी है लेके जाएं, एक ही उनको काम है, अपनी फैमिली का ये वेलफेयर शामिल है, अपने यारों दोस्तों की वेलफेयर शामिल है, अपने रिश्तेदारों की शामिल है, जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे जो बंदे लगाएंगे। और इमरान खान साहब को डिटेल से इन तमाम चीज़ों का पता है, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा, पूरा उनको A से Z तक सब कुछ बताया गया है, सबूतों के साथ बताया गया है कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस जो है ना पंजाब में कैसे चल रही है। और ऐसी आज उन्होंने धुआंधार, वो उस पर मुतमिन भी हैं, खुश भी हैं। और बुज़दार साहिब को मेरा ख्याल है अगले 25 साल तक उनको खुशी से नींद नहीं आएगी और एक क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो इमरान खान साहब ने मेरे अंदर दी है, जो मेरी तरह अभी भी कैमरे को देख के 2 मिनट जिनसे वो नहीं होती, क्या तारीफ करने की जरूरत होती है, तारीफ खुद बोलती है, सर पे चढ़ के आपको करनी नहीं पड़ती, इट स्पीक्स। कल की मुलाकात में क्या होगा और इन तारीफों के पीछे असल वजूहात क्या है, ये आने वाले वक्त में पता चलता रहेगा और इस पर तज्जिया हम अपना जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।